नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एएनएमएस का विज्ञान, अतुल माहेश्वरी और यशस्वी पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति की विज्ञान। ये जो पेपर है, ये प्रश्न है, ये पिछले वर्ष 2022 में आया है। जिससे पहला प्रश्न है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? ऑप्शन है जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी जीवों के लिए जो ऊर्जा का जो परम स्रोत है हमारे पृथ्वी पर, वो सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो सही उत्तर आ जाएगा सी, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, पित्त उत्पन्न होता है पित्ताशय से, यकृत से, रक्त में या प्लीहा। तो पित्त जो उत्पन्न होता है वो पित्ताशय या गाल ब्लेडर जो है, ये जो पित्ताशय या गाल ब्लेडर है, ये आमाशय के पास एक थैलीनुमा संरचना है। इसमें थैलीनुमा संरचना में पित्ताशय एकत्रित होता है। पित्ताशय एकत्रित होता है लेकिन उत्पन्न नहीं होता। प्रश्न ये है कि पित्त उत्पन्न किससे होता है? तो यकृत से क्या है, पित्त उत्पन्न होता है। यकृत में पित्त उत्पन्न होता है। ये पाचन में किसी पदार्थ को पचाता नहीं है, किन्हीं पदार्थों को, लेकिन पाचन में सहायक होता है। ये वसा के इमल्सीकरण में सहायक होता है पित्त। तो सही उत्तर आ जाएगा हमारा यकृत में। अगला क्वेश्चन, रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है कोकून से, प्यूपा से, अंडा से या इनमें से कोई नहीं। तो रेशम जो है, रेशम का धागा जो प्राप्त किया जाता है वो रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले जो रेशम प्राप्त किया था, रेशम जो सबसे पहले बनाया था, वो देश था चीन। चीन में सर्वप्रथम रेशम प्राप्त किया था। रेशम बनाने की विधि विकसित की थी चीन ने। अब रेशम का जो धागा प्राप्त किया जाता है वो कोकून से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें कोकून सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा चालन के अंतरण की प्रक्रिया होती है। ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया होती है। चालन या कंडेंशन जो है ऊष्मा के किस में होता है? तरल में। तो तरल में जो ऊष्मा का जो संवहन होता है, तरल में जो ऊष्मा का जो चालन होता है वो संवहन द्वारा होता है। संवहन द्वारा होता है। ठोस में जो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है वो होता है चालन द्वारा। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा चालन, ठोस में। जबकि वायु में आपको पता ही है विकिरण द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस है। अग्निशामक यंत्र दोस्तों वो यंत्र होता है जिससे आग बुझाई जाती है। आग बुझाई जाती है तो पहला ऑप्शन है हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने में सहायक होता है। तो पहले उत्तर जो है वो सही है, CO2। ये अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस है। ये जो आग जलती है उसके चारों तरफ क्या है, कंबल के जैसा लिपट जाता है और ऑक्सीजन को ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में नहीं आने देता है। फलस्वरूप क्या है, आग बुझ जाती है। तो अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। लोहे में जंग को रोकने के लिए एक विधि है। जंग जो है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। जैसा कि आपको पता है कि जंग का सूत्र है Fe2O3.XS2। ये जंग का सूत्र है।
क्रिस्टलीकरण के द्वारा, दूसरा है अवसादन के द्वारा, तीसरा है यश लेपन द्वारा। यश लेपन जो है ये उत्तर सही है। यश लेपन का अर्थ होता है यशद लेपन। यशद का अर्थ होता है जिंक की परत चढ़ा देना। जिंक की परत चढ़ा देने के फलस्वरूप क्या होता है, लोहे में जंग लगने की क्रिया रुक जाती है। किसी वस्तु में जंग तब रुकेगी जब उसे बाह्य पदार्थों के संपर्क से रोक लिया जाए, जैसे वायु में उपस्थित नमी या प्रदूषित गैसें SO2, NO2 आदि गैसों से यदि लोहे को रोक दिया जाएगा, लोहे के संपर्क में आने से रोक दिया जाएगा तो जंग नहीं लगेगी। तो इसका सही उत्तर है यशद लेपन। अगला प्रश्न, महासागरों से आने वाली हवाएं पानी ले आती है, बारिश लाती है, इन हवाओं को कहते हैं आंधी। तो आंधी तो नहीं है। मानसून, तो मानसूनी हवाएं क्या है, ये सही है। मानसूनी हवाएं जो है ये बारिश में पानी को लाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से मृदा के किस संस्था स्थिति में खनिज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो सही उत्तर है बी संस्था स्थिति में जो खनिज की मात्रा है वो सर्वाधिक है। शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है। तो रक्त का जो ऑक्सीकरण होता है इसमें ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, यकृत, अग्न्याशय। अग्न्याशय में ऑक्सीकरण नहीं होता क्योंकि अग्न्याशय में पाचक रस स्रावित होता है। यकृत में भी पाचक रस स्रावित होता है। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब जो ऑप्शन है हमारा वो है फेफड़े तथा हृदय। फेफड़ों में ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि फेफड़ों में ऑक्सीकरण होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों में मिलता है, लेकिन इसका उत्तर वास्तव में सही है हृदय। हृदय में जो है रक्त का ऑक्सीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है वो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो लाल रक्त कोशिका, एक श्वेत रक्त कोशिका, एक रक्त प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त प्लेटलेट्स जो होती है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। रक्त प्लेटलेट्स ये चोट लग जाने पर रक्त का थक्का जम जाता है। एक सामान्य मनुष्य में रक्त का थक्का लगभग 6 से 8 मिनट में जम जाता है। एक है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं या WBCS जो है इसमें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु को मारने का कार्य करते हैं। तो ये जो है हमारे शरीर के रक्षक सिपाही हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। अब लाल रक्त कणिकाएं या RBCS बचा, लाल रक्त कणिकाएं RBCS। लाल रक्त कणिकाएं या RBCS में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ बंधुता प्रदर्शित करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस तरह से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के ऑक्सीजन को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो इसमें उत्तर सही है लाल रक्त कोशिकाएं। आलू के जिस भाग में वनस्पतिक प्रसार होता है, वनस्पतिक प्रसार मतलब आलू के टुकड़े कर दिए जाए और उन्हें अगर जमीन में रोप दिया जाए तो फिर नए आलू का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से इसे वनस्पतिक प्रसार कहेंगे। तो आलू की पत्तियों को अगर हम जमीन में गाड़ दें तो उनसे प्रसार नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। तना जो है, तने में आलू में छोटे छोटे भाग पाए जाते हैं जिन्हें उसकी आंखें कहा जाता है। तो उन भागों में क्या है, उनको यदि काट के भूमि में रोपित कर दिया जाए तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। तो सही उत्तर है तना। गति की इकाई है, तो गति की इकाई है किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। तो सही है मीटर प्रति सेकंड, डी। एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। एक तार में उत्पन्न किसी ऊष्मा की मात्रा, या एक तार में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि एक तार में उत्पन्न विद्युत धारा की मात्रा निर्भर करती है, तो दोनों का उत्तर सेम आएगा। पदार्थ की क्वालिटी के ऊपर भी, उसकी लंबाई के पर भी निर्भर करेगी और उसकी मोटाई पर भी निर्भर करेगी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ये सभी।
तो एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की जो मात्रा है वो पदार्थ की प्रकृति पर, उसकी लंबाई तथा उसकी मोटाई तीनों पर निर्भर करता है। वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण है। तो पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण। अवतल दर्पण देखिए जरा, अवतल दर्पण जो है ये किसी वस्तु की इमेज को बड़ा कर देगा, जबकि वाहनों में हम अगर पीछे के कोई भाग को हम अगर वाहन के दर्पण में देखना चाहें तो फिर वो जो पीछे का भाग है वो छोटा दिखाई देना चाहिए। अगर वो छोटा दिखाई देगा तो फिर ज़्यादा मात्रा में हमें पीछे की जो जगह है वो दिखाई देगी। तो अवतल दर्पण या गलत है। समतल दर्पण किसी चीज़ को वैसा ही दिखाएगा जैसा है। तो समतल दर्पण भी गलत है, सही उत्तर है अवतल दर्पण। अगला, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसरो जल की रक्षा, जल के व्यर्थ बहने से रोकने, जल को व्यर्थ होने से रोकने तथा उसको प्रदूषित होने से रोकने के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 22 मार्च। अपघटक पादपोर जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित कर देते हैं। अपघटक जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो पादपों तथा जंतुओं के जो मृत शरीर है उनको परिवर्तित कर देते हैं। काय में करते हैं? बालू में। तो बालू रेत में तो उत्तर सही नहीं दिख रहा है। अकार्बनिक कचरा में भी उत्तर सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो मृत जीव जंतु है, जीव जंतुओं में क्या है, कार्बन पाया जाता है, वो कार्बनिक पदार्थ है। और यदि उनका अपघटन कर दिया जाए तो भी क्या है, कार्बनिक पदार्थों में तो परिवर्तित होंगी, वो मिट्टी में परिवर्तित नहीं होंगे। तो सही उत्तर है ह्यूमस में, उपजाऊ पदार्थ में। तो अपघटक जो है वो पादपों तथा जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। पंख को विघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। अब पंख किसे कहते हैं? पंख पर्यायवाची शब्द है कीचड़ का। पंख को विघटित कर जैव गैस, तो कीचड़ में जो है वो विघटित करके कीचड़ में जो पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उनको विघटित करके कौन बायोगैस में परिवर्तित कर देता है? तो वो पाए जाएंगे कौन? वायवी अवायवी जीवाणु। सी, अवायवी जीवाणु जो है वो पंख या कीचड़ के अंदर पाए जाते हैं, वो वहाँ जीवन यापन भी कर पाते हैं तथा उसे वो अपघटित करके बायोगैस में परिवर्तित कर देते हैं। वायुमंडल में कार्बन CO का प्रतिशत मात्रा है। वास्तव में यहाँ क्या है? CO2 है जी, वास्तव में वहाँ CO2 है, थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई। वायुमंडल में जो है CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 21% मात्रा है। सबसे पहले 21% जो है, हम जानते हैं कि वायुमंडल में वायु का गैसों का जो संगठन देखें तो उसमें ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो पाई जाती है 21%। 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है वो है ऑक्सीजन का। दूसरा है नाइट्रोजन जो पाई जाती है वो 78% पाई जाती है, 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो दूसरा जो 78% है वो नाइट्रोजन के लिए। और तीसरा है 0.03%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में जो प्रतिशत मात्रा पाई जाती है 0.03%। तो उत्तर ये सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 0.03% पाई जाती है। रबी की फसल की कटाई की जाती है। तो हम जानते हैं जो रबी की जो फसल होती है उसकी बुआई कब होती है? रबी की फसल की बुआई नॉर्मली अक्टूबर से नवंबर महीने में होती है। अक्टूबर, नवंबर और बहुत जगह दिसंबर में होती है, जैसे गेहूं है ये दिसंबर में बोते हैं, पर किसान लगभग अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई करते हैं। और एक फसल की बुआई तथा कटाई के बीच में नॉर्मली 4 माह का अंतर होता है। तो अगर हम जनवरी से देखें तो जनवरी से रबी की फसल जनवरी में कटेगी। तो अक्टूबर में अगर फसल को बो दिया जाए तो वो नॉर्मली 4 महीने पूरी करेगी, तो फरवरी मार्च तक आएगी
नवंबर में फरवरी मार्च तक, तो जनवरी तथा जनवरी गलत दिख रहा है, अक्टूबर तो बिल्कुल गलत दिख रहा है क्योंकि अक्टूबर में तो रबी की फसल की बुआई होगी, कटाई नहीं होगी। सितंबर भी गलत है, तो फिर सही उत्तर है मार्च। मार्च में रबी फसल की कटाई की जाती है। सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को हम किससे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से। सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है। आपको पता है सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहाग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी को बनाया था। ऐसा सूक्ष्मजीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल हमें पता है क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, और इसी कारण पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। अब विषाणु जो होता है, विषाणु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। फफूंद या कवक इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है। नीली हरी शैवाल, ये नीली हरी शैवालें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खुद कर लेती है तथा अपना भोजन खुद बना लेती है। ये स्वपोषी होती है, तो अपना भोजन तभी ये खुद बना पाती है जब इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर जैव है? गैर जैविक पदार्थ वो होता है जो प्राकृतिक पदार्थों से नहीं बना होता है, उसे गैर जैव पदार्थ कहा जाता है। कागज जो है वो लकड़ी से बनता है, तो ये गैर जैव पदार्थ नहीं है। सूती जो है, ये सूती कपड़ा ऊन से बनता है, या ऊनी कपड़ा, या कपास से बने, तो कपास तथा ऊन जो है ये भी जैविक है। लकड़ी तो खुद जैविक पदार्थ है, तो प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो जैविक पदार्थ नहीं है। किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? अब किसी को पीटकर अगर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है, इसे उसका आघातवर्धनी गुण कहा जाता है। हम जानते हैं कि आघातवर्धनी गुण किनमें पाया जाता है? सिर्फ धातुओं में आघातवर्धनी गुण पाया जाता है। इन्हें पीटकर इनके चद्दर बनाए जा सकते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर वो सही होगा जो धातु होगा। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, गैस है, तो फिर ये उत्तर गलत है। सल्फर अधातु है। फास्फोरस भी अधातु है, तो फिर उत्तर कौन सा सही है? जिंक एक धातु है, और जिंक को पीटकर इसकी पतली चादरें बनाई जा सकती है। जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है। जीवाश्म ईंधन जो होता है, पेट्रोल, लकड़ी, कोयला, केरोसिन, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोल है, कोयला है, ये जीवाश्म ईंधन। अब ये कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि से बने होते हैं, सल्फर से। अगर इन्हें जलाया जाए तो फिर इनसे क्या होगा? प्रदूषण होगा। बिल्कुल सही है। प्रदूषण होगा तो विश्व उष्णयन भी होगा। विश्व उष्णयन का अर्थ होता है वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर उत्सर्जित होगी, इनको जीवाश्म ईंधन को जलाने से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर उत्पन्न होगी तो वो क्या है? वातावरण के ताप को बढ़ा देगी, तो फिर विश्व उष्णयन भी होगा। विश्व उष्णयन होगा तो जलवायु परिवर्तन भी होगा। तो ये तीनों सही है ना? तो प्रदूषण भी सही है, विश्व उष्णयन भी सही है, जलवायु परिवर्तन होगा, ये भी सही है। तो चौथा जो उत्तर है, सभी सत्य हैं, सभी सही है, ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा में मुख्यतः शामिल है। अम्ल वर्षा ऐसी वर्षा जिसमें SO2, SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये SO2, SO3,
NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये वर्षा के पानी के साथ मिलकर जब धरती के ऊपर गिरते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं, हमारी धरती पर गिरते हैं, तो ये SO2 तथा SO3 H2O के साथ क्रिया करके H2SO3 तथा H2SO4 बनाते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और यही जो है अम्ल वर्षा कहलाती है। इसी अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल जो हमारे विश्व का 7वां आश्चर्य है वो प्रदूषित हो रहा है। तो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे, ये गलत है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सही उत्तर है, बी वाला। और लास्ट क्वेश्चन, वह पुस्तक जो भी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है, ब्लू डाटा पुस्तक, व्हाइट डाटा पुस्तक, रेड डाटा पुस्तक। तो वह पुस्तक जो लुप्त प्राय, ऐसे जीव जंतु जो लुप्त हो रहे हैं, जिनके ऊपर, इन्हें संकटापन्न जीव जंतु भी कहते हैं अपन, जो जिनके ऊपर संकट आ रहा है अत्यधिक शिकार से, वायुमंडल परिवर्तन से, इन जानवरों के ऊपर तथा पेड़ पौधों के ऊपर क्या है, संकट आ रहा है। तो ऐसे जानवरों तथा पौधों का रिकॉर्ड रखने के लिए जिस पुस्तक का उपयोग किया जाता है वो है रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा पुस्तक में उन जीव जंतुओं का वर्णन किया जाता है जो जानवर तथा पौधे क्या हैं, लुप्त हो रहे हैं, ताकि उन्हें संरक्षित किया जा सके। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ पाई जाती है वनस्पति कोशिका में। तो वनस्पति कोशिका में जो है वो सिर्फ वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए जंतु कोशिका की बाहरी भित्ति परत है, ये कोशिका भित्ति गलत होगा। कोशिका द्रव, तो कोशिका द्रव किसे कहते हैं, किसी कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रवी पदार्थ, जलीय पदार्थ, उसे बोलते हैं कोशिका द्रव। लेकिन वो पूछ रहा है कोशिका बाहरी परत, तो फिर ये भी उत्तर गलत है। प्लाज्मा झिल्ली, ये उत्तर सही है। कोशिका के चारों तरफ, किसी जंतु कोशिका के चारों तरफ जो परत पाई जाती है वो है प्लाज्मा झिल्ली। अगर वनस्पति कोशिका पूछा जाता तो फिर कोशिका भित्ति सही होता। हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा ऐसा जीव है जो अलिंगी प्रजनन करता है। पहला क्वेश्चन है द्विखंडन द्वारा, पहला ऑप्शन है द्विखंडन। द्विखंडन जो पाया जाता है उसमें एक जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, उसके केंद्रक है वो दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, उसको बोलते हैं द्विखंडन। द्विखंडन पाया जाता है अमीबा में। तो अमीबा जैसे जीव में क्या है, द्विखंडन पाया जाता है, तो इस तरह से द्विखंडन गलत है। अब मुकुलन, मुकुलन में क्या होता है, हाइड्रा में क्या होता है, मुकुल निकलते हैं, कुछ बर्ड्स जैसी संरचना निकलती है, ऐसी छोटी छोटी सी संरचना निकल जाती है। ये छोटी छोटी संरचना क्या है, फिर मूल पौधे से अलग हो जाती, मूल हाइड्रा से अलग हो जाती है तथा ये नए हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। तो उत्तर सही है मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन, अधिवक्र ग्रंथि। अधिवक्र ग्रंथि जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो वृक्क के ऊपर पाई जाती है, किडनी, हमारी किडनी है, इसके ऊपर एक टोपी की जैसी संरचना पाई जाती है, उसे बोलते हैं अधिवक्र या एड्रिनेलिन ग्रंथि। अधिवक्र ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव किया जाता है, तो एड्रिनल ग्रंथि इसका इंग्लिश नाम है। एड्रिनल से एड्रिनेलिन ये मिल रहा है, तो एड्रिनेलिन बिल्कुल सही है। इंसुलिन जो है ये अग्नाशय ग्रंथि द्वारा से, अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिकाओं द्वारा से स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो वृषण से स्रावित होता है, ठीक है। तो उत्तर सही है एड्रिनेलिन। दबाव है, दबाव की इकाई है, दबाव की इकाई होती है बल बटा क्षेत्रफल, ये है दबाव की इकाई। निम्न में से किसका स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट्स, स्नेहक चिकनाई के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। साबुन के घोल का उपयोग,
चिकनाई के लिए किया जा सकता है, तो ये तो सत्य दिख रहा है। ग्रीस का उपयोग भी चिकनाई के लिए किया जा सकता है। गंधक पाउडर का तो नहीं किया जा सकता है। ग्रेफाइट का उपयोग भी चिकनाई के रूप में किया जा सकता है। तो फिर प्रश्न हमारा जो है कि निम्न में से किसका स्नैक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, तो स्नैक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है किसका, गंधक पाउडर का। लेकिन यही उत्तर हमारा क्या है, सही है। बाकी ये तीनों उत्तर जो हैं ये गलत है, क्योंकि इनका उपयोग किया जा सकता है स्नैक के रूप में। प्रश्न पूछ रहा है कि स्नैक के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो गंधक पाउडर का उपयोग स्नैक के रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं करती है? ध्वनि जो साउंड है वो किस माध्यम में संचरण नहीं करता है? हवा में ध्वनि जो है वो संचरित होती है। हाँ, क्योंकि हम बात करते हैं दो व्यक्ति के बीच में बात होती है, तो बीच में क्या वायु होती है, और वायु की मदद से ही ध्वनि संचरित होती है। तो वायु तो सही है, वायु में ध्वनि का संचरण होगा, जल में भी होगा, लोहे में भी होगा, लेकिन निर्वात में नहीं होगा। तो वास्तव में निर्वात जो है, निर्वात वो जगह होती है जहाँ पर वायु नहीं पाई जाती, जैसे अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष जैसे चांद, यहाँ पे अगर हम चले जाएं, या निर्वात में अगर हम चले जाएं, तो फिर वहाँ पर हम चाहे हम दो व्यक्ति पास में खड़े हों तो भी हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे निर्वात है, वायु नहीं। तो उत्तर सही है निर्वात। इसका उत्तर सही है निर्वात, क्योंकि निर्वात में संचरण नहीं होता, लेकिन लोहे में होता है, जल में होता है और हवा में होता है। लेकिन ये तीनों उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। सही उत्तर आ जाएगा निर्वात। लोहे की वस्तुओं को क्षरण को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, क्षरण या जंग? तो लोहे की वस्तु में जंग लग जाता है, क्षरण हो जाती है, जिससे उसका क्षरण हो जाता है, वो नष्ट होने लगती है, तो इसे उसका जंग लगना कहते हैं। लोहे की वस्तु में जंग तब लगती है जब वो नमी के संपर्क में आ जाए, या प्रदूषित वायु के संपर्क में आ जाए, या प्रदूषित गैसों के संपर्क में आ जाए। तो उसे रोकने के लिए वायु, नमी, प्रदूषित गैसों तथा लोहे के बीच में हमें एक प्रतिरोधी चीज रखनी पड़ेगी। तो विद्युत अपघटन में तो विद्युत धारा को प्रभावित करने के फलस्वरूप उसका अपघटन हो जाता है, टूट जाता है कोई पदार्थ, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। तो ये गलत है। परिष्करण का मतलब होता है कि किसी अशुद्ध पदार्थों से कोई शुद्ध पदार्थ निकालना, तो ये गलत है। परिष्करण विद्युत लेपन तथा विद्युत लेपन, ये सही है। लोहे को जंग से रोकने के लिए उससे ज्यादा सक्रिय किसी धातु को लोहे के ऊपर लेप कर दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं विद्युत लेपन। नॉर्मली जिंक का किया जाता है। किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है? भूकंप की तीव्रता जो नापी जाती है वो रिएक्टर पैमाने द्वारा नापी जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है। सबसे ज़्यादा भूकंप जो आते हैं वो जापान में आते हैं। रिएक्टर पैमाने पे जिस भूकंप की तीव्रता 6 या 6 से अधिक होती है वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने को क्या कहते हैं? अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन में प्रकाश का क्या हो जाता है? अपवर्तन। अपवर्तन का अर्थ होता है प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाना, या अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाना। तो अपवर्तन बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो सुबह का तारा तथा शाम का तारा, यहाँ हमें प्रश्न में बृहस्पति तथा मंगल, इस प्रश्न में हमें जो सबसे करीबी उत्तर दिखता है वो बुध पृथ्वी का सूर्य का सबसे निकटतम तारा ग्रह है। लेकिन हमारी पृथ्वी का जो सबसे निकटतम जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। ये सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व या सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है, तो इसी कारण इसे सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। ठीक, ये काम